बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनकी तीनों बेटियां दिव्या, पायल और सोनिया हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से दूसरों को परेशान किया करती थी। और इसी वजह से एक दिन रानी माँ एक फैसला करती है कि वो अपनी तीनों बेटियों को कुछ समय तक धरती लोक पर छोड़ आएगी, जहाँ वो लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तभी एक दिन रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से कहती है, सुनो तुम तीनों, अब तुम लोगों को कुछ समय तक धरती लोक पर ही अपना जीवन गुजारना होगा। और याद रहे, तुम लोग धरती लोक पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, क्योंकि वहाँ के बच्चों में तुम्हारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं होती है। इसलिए तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही धरती लोक पर जाना होगा। जी माँ, हम लोग अभी तैयार होकर आते हैं। इतना कहकर पायल, दिव्या और सोनिया अपनी माँ के साथ धरती लोक पर आती हैं, जहाँ एक बड़े से हॉस्टल में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवाती है। हेलो मैम, मेरा नाम सावित्री है और ये तीनों मेरी बेटियां हैं। मुझे अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन आपके हॉस्टल में करवाना है। मैंने सुना है आपका हॉस्टल इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्टल है और मैंने इसका काफी नाम भी सुना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियां आपके हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। क्यों नहीं, आप ऐसा करिए, आप रिसेप्शन पर जाकर फीस जमा कर दीजिए, आपकी बेटियों का एडमिशन हो जाएगा। इतना कहकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन उस हॉस्टल में करवा देती है और जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो तुम तीनों, इस हॉस्टल में रहकर किसी भी तरह की कोई शैतानी मत करना और अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आती रहूंगी और मैं ये जो भी कर रही हूँ तुम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। इसलिए तुम लोग यहाँ किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी मत करना। माँ, आप चिंता मत करिए, हम लोग कोई शैतानी नहीं करेंगे और आराम से यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। इतना सुनकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में छोड़कर वापस परीलोक आ जाती है। लेकिन उनकी तीनों बेटियों ने धरती लोक पर भी अपनी शक्तियों से शैतानी करना शुरू कर दिया था। इसलिए जब स्कूल खत्म होने के बाद सब लोग हॉस्टल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी विद्या नाम की एक लड़की कहती है, अरे लगता है तुम तीनों इस हॉस्टल में नहीं आई हो। हाँ, तुमने सही कहा, हम तीनों बहनों का कल ही इस हॉस्टल में एडमिशन हुआ है। अच्छा, तो चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। अरे ये क्या, आज फिर से वही दाल चावल रोटी सब्जी? मैं तो रोज रोज ये खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। पता नहीं इस हॉस्टल में इस दाल चावल के अलावा और कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बनाते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ये खाने का। अरे तो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें इस टेबल पर बढ़िया बढ़िया पकवान और स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। लेकिन वो कैसे? तुम्हारे पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जादुई छड़ी है जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास परियों की तरह जादुई छड़ी है? हाँ विद्या, हम तीनों के पास ही हमारी जादुई छड़ियाँ हैं, क्योंकि हम तीनों ही परी है और हम तीनों परीलोक से यहाँ आए हैं। लेकिन हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें रोज रोज स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान ले आती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और इस तरह वो तीनों बहनें हर रोज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई न कोई कारनामा करती ही रहती थी, जिसकी वजह से हॉस्टल के सभी बच्चे उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हॉस्टल की एक लड़की जो दिव्या की ही क्लासमेट होती है, वो हमेशा उदास और परेशान रहा करती थी और न ही वो किसी से बात किया करती थी। तभी एक दिन दिव्या विद्या से कहती है, अरे विद्या, ये पूजा हमेशा इस तरह उदास क्यों बैठी रहती है और ना तो ये किसी से बात करती है और न ये हमारे जादू में कभी शामिल होती है। इसे कोई तकलीफ है क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो जब से इस हॉस्टल में आई हूँ तब से मैं इसे ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तो देखो आज मैं इस पूजा को कैसे बुलवाती हूँ। इतना कहकर वो तीनों बहनें पूजा के पास जाती हैं और कहती हैं, ये लो पूजा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट और प्यारा सा टेडी बियर। इतना कहकर दिव्या अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ पर चॉकलेट और टेडी बियर ला देती है और कहती है, देखा मैंने तुम्हें कितने सुंदर गिफ्ट दिए हैं, तो क्या तुम अब मुझसे दोस्ती करोगी? तुम अपनी जादुई छड़ी से कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर तो तुम मेरी माँ को भी वापस ला सकती हो। प्लीज मेरी माँ को वापस ले आओ। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी प्रिंसिपल मैम है।
नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो तो मेरे घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी थी, जिसने अपनी चालाकी से मेरी माँ को पता नहीं कहाँ कैद कर दिया है और खुद इस हॉस्टल के प्रिंसिपल बनकर बैठी है। इतना कहकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता देख दिव्या, पायल और सोनिया उसे चुप करवाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवा कर रहेंगी। तभी एक दिन मौका देखती ही तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल मैम को हवा में उड़ा देती हैं और प्रिंसिपल मैम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे प्रिंसिपल मैम, ये आपको क्या हुआ? आप इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हैं? कहीं इस हॉस्टल में कोई भूत वूत तो नहीं है? और इस तरह कुछ ही देर में प्रिंसिपल ऑफिस में सारे टीचर और स्टाफ इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय पूजा उन तीनों जादुई बहनों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाती है और कहती है, जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना मेरी ये जादुई सहेलियाँ तुम्हें छोड़ेंगी नहीं और तुम इसी तरह हवा में उड़ती रहोगी। क्या जादुई सहेलियाँ? लेकिन ये तीनों तो एक साधारण स्कूल विद्यार्थी थी, फिर ये जादुई विद्यार्थी कैसे बन गई? क्योंकि हम परी लोग से आई जादुई परियां हैं, इसलिए अब चुपचाप बता दो कि पूजा की माँ कहाँ है, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोनिया के इतना कहते ही प्रिंसिपल सारा सच अपने आप बता देती है कि उसने पूजा की माँ को और इस हॉस्टल के असली प्रिंसिपल को कहाँ पर कैद करके रखा है और फिर पूजा को अपनी असली माँ वापस मिल जाती है। लेकिन मैडम, हमें तो बताया गया था कि आपने अपना एक नया हॉस्टल खोल लिया है, इसलिए आप वहाँ पर चली गई हो और आपके बदले यहाँ पर ये नई प्रिंसिपल मैडम आ गई है। नहीं, ये सब इस दुष्ट औरत की चाल थी, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परियां। उसी समय वहाँ पर रानी माँ भी प्रकट हो जाती है और कहती है, आज तुम तीनों ने धरती लोक पर रहकर दूसरों की मदद की है और इससे बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अब मेरे साथ वापस परीलोक चलो। इतना सुनकर पूजा और विद्या आंखों में आंसू लिए अपनी जादुई सहेलियों को खुशी खुशी विदा करते हैं और वो तीनों अपनी माँ के साथ परीलोक वापस चली जाती हैं और वहीं नकली प्रिंसिपल मैम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। नदी में सोना देने वाला जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशोर अपनी पत्नी विमला और अपनी बेटी मानवी के साथ रहा करता था और उन्हें अपने गांव से कहीं भी जाने के लिए गांव के किनारे बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए नदी के आसपास बसे दूसरे गांव वाले भी नदी को पार करने के लिए नाव वालों का ही सहारा लिया करते थे। इसलिए नदी के पास हमेशा 3-4 नाव वाले अपनी नाव लेकर खड़े रहा करते थे और जिसे भी दूसरी तरफ जाना होता था वो उसे अपनी नाव में बैठाकर उसे नदी पार करवा दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उन्हीं पैसों से वो लोग अपना घर चलाया करते थे। और उन्हीं में से एक किशोर भी था जो अपनी पुरानी सी नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा रहा करता था। लेकिन दूसरे नाव वाले किशोर की नाव पर जल्दी किसी को बैठने नहीं दिया करते थे, जिस वजह से किशोर की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। ऐसे ही आज भी। अरे नाव वाले भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो कितने पैसे लोगे? अरे भाई साहब, आपको जो देना हो वो दे देना, आइए बैठिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठने जा रहे हैं? कहीं पता चले रास्ते में नाव नदी में पलट जाए। इससे अच्छा होगा आप मेरी नाव में आकर बैठिए। मेरी नाव बिल्कुल नई और मजबूत है, पर हाँ पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे भाई, पैसों का क्या है, जान बचेगी तो पैसे तो हम दोबारा कमा लेंगे। इसलिए भैया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठ सकता, मैं तो इस नई वाली नाव में बैठूंगा। इतना कहकर वो आदमी दूसरों की नाव में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर किशोर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सभी नाव वाले किशोर के साथ हमेशा ऐसे ही किया करते थे, जिसकी वजह से किशोर की घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए जब किशोर अपने घर वापस जाता है तो उसकी पत्नी विमला उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली? अब हम लोग क्या करेंगे? मानवी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है विमला, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी पुरानी टूटी फूटी नाव देखकर कोई भी सवारी उस पर बैठना ही नहीं चाहता है। इसलिए देखता हूं, अगर कल कोई सवारी मिल जाएगी तो मैं उन पैसों से सबसे पहले अपनी नाव की मरम्मत करवाऊंगा, ताकि मेरा काम फिर से चल सके।
इसी उम्मीद के साथ किशोर का परिवार सो जाता है और अगली सुबह जब किशोर अपने काम पर जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है, लेकिन किशोर को फिर भी अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो फटाफट से तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी विमला उसे इतनी बारिश में बाहर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन किशोर मजबूर था, इसलिए उसे अपने काम पर जाना ही पड़ता है और वो नदी के पास पहुंचकर अपनी नाव के पास खड़ा हो जाता है और बाकी के नाव वाले एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी अपने बीमार बच्चे को लेकर वहाँ पर आता है और उन नाव वालों से कहता है, अरे सुनिए भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए मुझे नदी के पार बने अस्पताल में ही अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग मुझे नदी पार करवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी तेज बारिश में भला हम में से कोई भी अपनी नाव इस नदी में नहीं उतारेगा। कहीं इस तूफान के चक्कर में हमारी नाव पलट गई तो आपके चक्कर में हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। और इस तरह सभी नाव वालों ने उस बेचारे आदमी को नदी पार करवाने से मना कर दिया कि तभी किशोर उससे कहता है, अरे सुनिए भाई साहब, आप मेरी नाव में आकर बैठिए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ, उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठकर जाओ, लेकिन याद रखना इस किशोर की वजह से तुम्हें अपने बच्चे और अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे सुनिए भैया, आप जरा ध्यान से नाव चलाना, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत नदी के दूसरे किनारे तक छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर किशोर उस आदमी को और उसके बच्चे को अपनी नाव में बैठा लेता है और उनको सही सलामत नदी के किनारे छोड़ देता है और वो आदमी किशोर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश अचानक से बहुत तेज हो जाती है और किशोर की नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद ही किशोर की नाव पलट जाती है और किशोर नदी की गहराई में डूबता चला जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस सोने की चीजें ही पड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का महल भी होता है, जिसे देखकर किशोर कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो नदी में डूब गया था ना, फिर ये कौन सी जगह है? किशोर इतना कह ही रहा होता है कि तभी उस सोने के महल से एक सुंदर सी रानी बाहर आती है और वो किशोर से कहती है, घबराओ मत किशोर, ये मेरी जादुई सोने की दुनिया है जो इस नदी की गहराई में बसी हुई है, इसलिए जब तुम डूबते हुए इस नदी की गहराई तक पहुँचे तो मेरे सेवकों ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें यहाँ ले आए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने किस तरह उस बेबस आदमी की मदद की बिना अपनी जान की परवाह किए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है, इसलिए तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सभी सोने के आभूषण आज से तुम्हारे हुए। तुम इसे बेचकर अपनी गरीबी को पूरी तरह से मिटा सकते हो और अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। किशोर उस रानी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर किशोर रानी की दी हुई जादुई नाव में बैठकर नदी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे आंखों में आंसू लिए सभी नाव वालों के साथ नदी के किनारे खड़े होते हैं। अरे आप ठीक हो? मुझे तो सभी गांव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव नदी में पलट गई है, लेकिन भगवान की कृपा से आप सही सलामत वापस आ गए। बस ये भगवान का ही एक चमत्कार समझ लो विमला, जो आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर पर ही सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर किशोर अपने परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है और घर पर विमला को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर विमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से किशोर वो सारा सोना बेचकर अपनी जिंदगी की सभी तकलीफों को दूर कर लेता है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है। जादुई मशरूम। एक बार की बात है, प्रिया अपनी माँ शकुंतला और पिता संजीव के साथ रहती थी। प्रिया के पिता सरपंच के खेतों में खेती किया करते थे। कड़ी धूप में वो अपना पसीना बहाते थे, तब जाकर सरपंच उसे दिन के 300 रुपए देता था।
कि 300 रुपए से दिन का खर्चा चल ही नहीं पा रहा था। प्रिया गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की फीस भी अब बढ़ती जा रही थी। एक दिन प्रिया स्कूल से वापस आ रही होती है, तब वो घर आकर अपनी माँ शकुंतला से कहती है, माँ, पिछले 2 महीनों से आपने स्कूल की फीस जमा नहीं करी है। अब तो स्कूल के प्रिंसिपल भी आपको स्कूल में बुला रही है। अगर आप प्रिंसिपल मैडम से मिलने नहीं जाओगी तो फिर वो हमें स्कूल नहीं आने देंगी। आज तो उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बेटी, घर में इतने काम होते हैं, मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। पर तुम अपने पिता को शाम को घर वापस आने दो। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस निकालकर कल स्कूल में जमा करवा दूंगी। ठीक है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है माँ, आप याद से शाम को पापा से पैसे ले लेना और कल स्कूल में जमा करवा देना। ठीक है बेटी, अभी जाकर तुम हाथ पैर धो लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। जब तक प्रिया अपना हाथ मुंह धोकर आती है, शकुंतला खाना गर्म कर देती है और प्रिया को अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद शाम को जब संजीव अपने काम से लौटकर घर वापस आता है, तब तक प्रिया सो गई होती है। शकुंतला संजीव से पैसों की बात करती है तो संजीव उसे बताता है कि फसल की पैदावार ना होने से सरपंच ने उसे पैसा नहीं दिया है और पता नहीं कब तक नहीं देगा। ये सब सोचकर तो शकुंतला भी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कल वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी। शकुंतला संजीव को खाना गर्म करके दे देती है और उससे कहती है, आप जानते हो, आज प्रिया की मैडम ने आज प्रिया को क्लास से बाहर निकाल दिया था क्योंकि स्कूल की फीस 2 महीने से जमा नहीं हुई है। प्रिया को मैंने कहा है कि कल उसकी फीस जमा हो जाएगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर प्रिंसिपल मैडम ने प्रिया का नाम काट दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में राशन भी तो भरवाना होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, पर कुछ तो करना होगा। अगर कल प्रिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो मैडम उसे घर भेज देंगी। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने रखे हुए गहनों को गिरवी रख दूं। उन पैसों से कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा और प्रिया के स्कूल की फीस भी जमा हो जाएगी। जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम गहने वापस ले आएंगे। मुझे लगता है जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतने दिनों से पैसे ना मिलने की वजह से घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। आखिर खाना खाना भी तो बहुत जरूरी है और मैं भी नहीं चाहता कि प्रिया को स्कूल से निकाल दिया जाए। मैं चाहता हूँ प्रिया को ये सारी बात का पता न चले। अगले ही दिन शकुंतला अपने गहनों को गांव के एक सुनार के पास गिरवी रख देती है। इसके बदले सुनार उसे कुछ पैसे दे देता है और गहनों को भी गिरवी रख लेता है। गहनों को गिरवी रखने के बाद उन पैसों को ले जाकर वो प्रिया के स्कूल की फीस भर देती है और बचे हुए पैसों से घर में खत्म हुआ राशन भी भरवा लेती है। शकुंतला सामान लेकर घर वापस आ जाती है और घर में सफाई करने लग जाती है। प्रिया स्कूल से आ जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। शाम को संजीव लेट आता था। संजीव के आने से पहले ही प्रिया सो जाया करती थी। आप जानते हो, बाहर राशन, पानी, सब्जी सब कुछ महंगा हो रखा है। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। दाल खाना भी बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता आखिर इंसान खाए तो खाए क्या। जब मैं बाजार गई तो सब्जियों के रेट सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं क्या ना लूं। कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, जीना है तो, और इस पेट को भी भरना होगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो भाग्यवान। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तक सस्ती सब्जियाँ लेकर ही गुजारा करना होगा। आखिर गिरवी गहनों से मिले हुए पैसे भी कब तक चलेंगे। क्या करूं, लेकिन प्रिया है ना, कितने दिनों से कह रही है, माँ मुझे मटर मशरूम खाने हैं, और मटर के रेट तो 100 रुपए है। और मशरूम तो तुम जानते ही हो, वो तो केवल अमीर लोग ही खा सकते हैं। अब मैं उसकी ये जिद कैसे पूरी करूं? रोज स्कूल से आकर कहती है, माँ मटर मशरूम खाना है, मटर मशरूम खाना है। कोई बात नहीं, अगर प्रिया बेटी इतना कह रही है तो एक बार मटर मशरूम बना ही लो। इसी बहाने हम सब भी कुछ अच्छा खाना खा लेंगे। काफी दिन हो गए हैं, घर में कुछ अच्छा भी नहीं बना है। इतनी बातें करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर प्रिया अपने स्कूल के लिए चली जाती है और संजीव अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। घर में शकुंतला झाड़ू पोछा का काम, बर्तन धोना और कपड़ा धोना सारे काम कर लेती है। आज शकुंतला को मार्केट से मटर मशरूम लेकर आना था, इसलिए वो अपना थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है।
सब्जियां वैसे तो बहुत महंगी थी। शकुंतला सब्जी की दुकान पर जाकर कहती है, भैया आधा किलो मटर दे दो। मटर के भाव तो 200 रुपए किलो है, बताओ तोल दूं? क्या कहा, 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। देख लो, अगर खाना है तो लो, नहीं तो कुछ और खरीद लो, सब्जियां तो सब महंगी ही है। शकुंतला को तो आज मटर मशरूम ही बनाना था, इसलिए वो आधी किलो मटर ले लेती है। उसके बाद वो मशरूम लेने के लिए पहुंच जाती है। शकुंतला एक ठेले वाले से मशरूम का भाव पूछने लगती है। अरे भैया, मशरूम कैसे दी? 400 रुपए किलो है बहन जी, कितनी लेनी है आपको? क्या कहा, 400 रुपए किलो? सोना बेच रही हो क्या? अब क्या करे बहन जी, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से तो दे रहा हूँ। अब आप ही बताओ, हम क्या कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए? अरे सब्जियों के भाव इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? टमाटर इतने महंगे हैं, मटर इतनी महंगी है, इंसान खाए तो खाए क्या? मशरूम के इतने महंगे रेट सुनकर शकुंतला बिना मशरूम लिए वहाँ से निकल जाती है। शकुंतला को समझ नहीं आता कि अब वो घर में प्रिया को क्या जवाब देगी। शकुंतला रास्ते से घर जा रही होती है, तभी एक पेड़ की तरफ से शकुंतला को कोई आवाज लगाता है। 2-4 बार शकुंतला को जब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तब शकुंतला को एक पेड़ दिखाई देता है। शकुंतला उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है ये मेरा भ्रम होगा। बाहर धूप भी तो कितनी तेज है, मुझे घर चलना चाहिए। शकुंतला वहां से आगे जाने लगती है कि तभी उसे फिर से आवाज आती है। तब शकुंतला देखती है कि पेड़ के आसपास छोटे छोटे मशरूम लगे हुए हैं। उन मशरूम पर तो शकुंतला की नजर पहले गई ही नहीं थी। मशरूम को देखकर शकुंतला को अच्छा लगता है और वो आवाज को अनदेखा करते हुए मशरूम को तोड़ लेती है और थैली में रखकर घर ले जाने लगती है। चलो, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है और रास्ते में मुझे बिना पैसों के ही मशरूम मिल गए हैं। आज इन्हें बड़े ही प्यार से प्रिया के लिए बनाऊंगी। शकुंतला घर आ जाती है और वो मटर मशरूम बनाने की तैयारी करने लग जाती है। शकुंतला पेड़ से मशरूम तोड़कर लाई थी, इसलिए वो उन्हें अच्छे से धोने लगती है। धोते धोते मशरूम से आवाज आती है, अरे अरे, इस तरह में मसल क्यों रही हो? हमें दर्द हो रहा है। इतनी देर से हम तुम्हें वहाँ आवाज लगा रहे थे, तुम तो हमें सुन ही नहीं रही थी और यहाँ हमें धो रही हो। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये मशरूम बोल रहे हैं। अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, हम कोई मामूली मशरूम नहीं है, हम जादुई मशरूम है, जादुई। क्या कहा, जादुई मशरूम? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे चलो नाच कर दिखाओ। वो मशरूम तभी उछलने लग जाते हैं। शकुंतला देखकर हैरान हो जाती है और उसे उस मशरूम का जादुई होने का विश्वास हो जाता है। मशरूम शकुंतला से बातें करती हैं और शकुंतला मशरूम को सारी बातें बताती है। मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से मटर मशरूम की सब्जी प्रकट कर देते हैं। वो सब्जी दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। तभी जब प्रिया स्कूल से घर वापस आती है और उस दिन संजीव भी घर वापस जल्दी आ जाता है, तभी पूरा परिवार मिलकर मटर मशरूम की सब्जी खाता है। सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। माँ, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और मिल सकती है क्या? अरे हाँ भाग्यवान, सब्जी तो बहुत अच्छी है, तुमने तेल मसाला सब कुछ बहुत अच्छे से डाला है। प्रिया और संजीव बड़े ही चाव से मटर मशरूम की सब्जी खाते हैं और तुरंत में उनका पेट भर जाता है। खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो अपने घर के कामों में लग जाते हैं। प्रिया स्कूल चली जाती है और संजीव अपने काम पर चला जाता है। घर के काम खत्म करने के बाद शकुंतला मशरूम से बातें करने लग जाती है। मशरूम धीरे धीरे खराब होने लग गए थे। शकुंतला को समझ आता है कि मशरूम खराब हो रहे हैं, उन्हें वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब तुम धीरे धीरे मुरझा रहे हो, तुम्हें वापस धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। हाँ शकुंतला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम एक बहुत अच्छी और दयालु औरत हो। तुम मुझे अपने आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो तुम वो मुझसे मांग सकती हो। देखो, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बाहर आंगन में लगा देती हूँ, पर जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे जरूर मांग लूंगी। शकुंतला मशरूम को निकालकर बाहर आंगन में गाड़ देती है और उन्हें पानी दे देती है। मशरूम फिर से हरे भरे हो जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। एक दिन सरपंच संजीव को काम से बिल्कुल निकाल देता है और शकुंतला के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं।
कुछ दिनों तक तो शकुंतला दुकान से उधार सामान ले लेती है, पर एक दिन उधार लेने के लिए दुकानदार घर आ जाते हैं और वो शकुंतला और संजीव को धमकाकर चले जाते हैं। ये सब मशरूम देख रही होती है। तभी मशरूम अपनी जादुई शक्ति से शकुंतला का घर एक बड़े घर में बदल देती है और घर में सभी जरूरत की चीजें, एसी, टीवी, कूलर सब कुछ मौजूद कर देती है। ये सब देखकर शकुंतला को मशरूम की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि मशरूम तो जादुई है। शकुंतला मशरूम को धन्यवाद देती है। मैं जानती थी कि तुमने ही ये सब किया है। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दो। शकुंतला, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कभी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि हम जादुई है, फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा। पर हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।